निधि और करण की शादी को 3 महीने हुए थे। वह दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय गुजार रहे थे। निधि के ससुराल में बहुत ही खुला माहौल था। करण अपनी माँ और बहन से हर तरह का हंसी मजाक कर लिया करता था। हालांकि उसके पिताजी राजेंद्र जी ज्यादा बातचीत नहीं करते थे और अधिकतर समय अपनी किताबों में ही खोए रहते थे। लेकिन निधि की सास बिमला जी और ननद नीतू बहुत बातूनी थी। करण भी जब तक दिन भर की सारी बातें अपनी माँ और बहन को बता नहीं लेता था, तब तक लगता था जैसे उसका खाना हजम नहीं हुआ है। करण निधि से भी खूब बातें करता था। निधि को अच्छा लगता था कि करण घर में सबसे घुल मिल कर रहता है। निधि की सास भी बहू के साथ खूब बातचीत करती थी और उसकी ननद भी काफी खुला व्यवहार करती थी। शादी की पहली रात निधि और करण काफी थके हुए थे, तो वह दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद सो गए थे। लेकिन अगली सुबह निधि की ननद नीतू उसे छेड़ते हुए कहने लगी, भाभी, लगता है भैया ने आपको रात भर सोने नहीं दिया। अपनी अविवाहित ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निधि के कान शर्म के मारे लाल हो गए। उसकी सास बिमला जी भी उसे छेड़ते हुए बोली, देखो बहू, हमारे लल्ला की आदत मत बिगाड़ देना। उसे जरा जल्दी सोने की आदत है। तुम रात में उसे ज्यादा परेशान मत करना। निधि शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। तब करण कमरे से बाहर आया और वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ, यह तुम क्या बोल रही हो? यह मुझे क्या परेशान करेगी? अब तो मैं इसे परेशान करूंगा। इतना कहकर वह जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। तो निधि झेप गई और सोचने लगी कि भला कोई अपने बेडरूम की बातें ऐसी माँ और बहन के सामने करता है क्या? खैर, धीरे धीरे निधि समझ गई थी कि करण और घर वाले बहुत ही खुलेपन से सारी बातचीत करते हैं। लेकिन निधि अभी भी बेडरूम की पर्सनल बातें किसी के सामने करने से चक जाती थी और वह इन सब मामलों में ज्यादातर चुप ही रहती थी। जब ऐसे डबल मीनिंग बातें होने लगती थी तो वह उठकर वहां से चली जाती थी। एक दिन करण उसके लिए एक फैंसी नाइटी लेकर आया। वह नाइटी देखकर निधि शर्मा गई और कहने लगी, मैं ऐसी नाइटी नहीं पहनती। तुम प्लीज यह नाइटी वापस कर देना। करण हंसने लगा और कहने लगा, अब मेरे सामने क्या शर्मा रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ यार, और मेरे भी कुछ अरमान हैं। तुम प्लीज यह नाइटी पहनकर दिखाओ ना। निधि को वह नाइटी पहनने में शर्म आ रही थी, तो उसने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, यह नाइटी रख दो, मैं फिर कभी पहन लूंगी। अभी अचानक से तुम ऐसे मुझे नाइटी पहनने के लिए कहोगे तो मैं ऐसे कैसे तैयार हो जाऊंगी? करण उसे डांटते हुए बोला, अच्छा, तो मेरी वाइफ नखरे दिखा रही है। चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारी मर्जी हो तब तुम यह नाइटी पहन लेना। इतना कहकर उसने वह नाइटी उठाकर अलमारी में रख दी। अगली सुबह निधि को उठने में थोड़ी देर हो गई थी। जब वह रसोई में पहुंची तो उसकी सास विमला जी और ननद नीतू ने नाश्ते की तैयारी कर ली थी। विमला जी जरा झुंझलाकर बोली, बहू, सुबह जरा जल्दी उठने की आदत डालो। अब तुम नई नवेली बहू नहीं हो। शुरुआत में मैंने तुम्हें बहुत छूट दे दी, अब क्या जिंदगी भर मैं ही रसोई का काम संभालती रहूंगी? और तब नीतू मजाक करते हुए बोली, अरे माँ, जाने दो ना। भैया भाभी जब बूढ़े हो जाएंगे तब एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे क्या? तब विमला जी कहने लगी, क्वालिटी टाइम बिताने का मतलब यह नहीं होता है कि सास को घर के काम में झोंक दिया जाए। वे दोनों आपस में बातें करती जा रही थी और निधि खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वह लोग उसके बेडरूम की बातें डिस्कस कर रही हैं। खैर, तभी करण की आवाज आई और वह कहने लगा, अरे भाई, जल्दी से मेरा नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। निधि फटाफट से एक प्लेट में नाश्ता लेकर गई और उसने करण को नाश्ता दिया। फिर उसने उसका टिफिन पैक किया। जब करण अपना टिफिन लेकर ऑफिस जाने के लिए निकल गया, तब वह सास और ननद के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद वह घर के बाकी के काम निपटाने लगी। जब वह नहा धोकर तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई तो उसकी ननद नीतू कहने लगी, भाभी, फ्रिज में पालक रखे हुए हैं, आज जरा प्याज और पालक के पकोड़े बना दो ना। वह कहने लगी, ठीक है, साथ में कॉफी भी बना लेती हूँ। तब बिमला जी बोली, और साथ ही धनिया पुदीने की चटनी भी बना लेना। बहू वैसे भी सुबह सवेरे नाश्ता नहीं बना पाई थी, तो उसने सोचा
कि सास और ननद फरमाइश कर रही हैं तो जल्दी से पकोड़े बना लेती हूँ। वह रसोई में गई। उसने जल्दी से पालक, प्याज और थोड़ी बहुत सब्जियां काटी और बेसन का घोल बनाकर फटाफट से पकोड़े तलने शुरू कर दिए। साथ में उसने कॉफी भी बनाई और जल्दी से चटनी भी बना ली। जब वह कॉफी, पकोड़े और चटनी एक ट्रे में सजाकर अपनी सास के कमरे के बाहर पहुंची तो तभी नीतू की बातें सुनकर उसके कदम ठिठक गए, क्योंकि विमला जी और नीतू उसकी बातें करके मुंह दबाकर हंस रही थी। विमला जी कह रही थी, अरे मुझे तो लगा था कि बहू बहुत मॉडर्न होगी, लेकिन वह तो नए डिजाइन की नाइटी पहनने से मना कर रही थी। निधि का पारा गुस्से से 7वें आसमान पर चढ़ गया। जब वह उन लोगों के सामने पहुंची तो भी वे दोनों उसे देखकर मुंह दबाकर हंसने लगी। निधि को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत ही अपने कमरे में आकर करण को फोन किया और पूछ बैठी, तुमने कल रात वाली बात अपनी माँ और बहन को भी बता दी? करण झुंझलाकर बोला, तो क्या हो गया, बता दिया तो बता दिया, उसके लिए तुम मुझे फोन करके परेशान कर रही हो? मैं ऑफिस में जरूरी काम कर रहा हूँ, हम बाद में बात करेंगे। निधि चिढ़ गई और कहने लगी, हमारे बेडरूम की बातें अपनी माँ और बहन को बतानी जरूरी थी क्या? तब करण ने गुस्से में कहा, हाँ, मैं बेडरूम की सारी बातें माँ और बहन को भी बताऊंगा। वह मेरे अपने हैं, कुछ बता भी दिया तो दिक्कत क्या है? अब अपने दिल की बातें मैं अपने परिवार से नहीं कर सकता क्या? याद रखो, तुमसे पहले मेरा परिवार मेरा अपना है। निधि स्तंभ सी रह गई। वह सोचने लगी कि इस तरह बेडरूम की बातें दूसरों को बताने का क्या मतलब है। फिर निधि ने सोचा कि करण को सबक सिखाना ही पड़ेगा। काफी देर तक सोचने के बाद उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। एक बार संडे को निधि की माँ उषा जी और बहन रीमा उससे मिलने के लिए घर पर आई हुई थी। निधि बातों ही बातों में करण की एक आदत के बारे में बताते हुए बोली, करण को न रात में पैर पटक पटक कर सोने की आदत है। यह सुनकर उषा जी और रीमा मन मन मुस्कुराने लगी तो करण चेप गया, लेकिन उन लोगों के सामने वह कुछ नहीं बोला। फिर निधि ऐसे ही बातों में बोलने लगी कि करण का काम आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शायद उसकी कंपनी में छटनी भी होने ले पाली है। करण को डर लगता है कि कहीं उसे काम से ना निकाल दिया जाए। अब तो करण के सिर से ऊपर से पानी गुजर रहा था। उसने निधि को बहाने से कहा, अरे सुनो ना, फ्रिज में मिठाई रखी है, मम्मी जी के लिए लेकर आओ ना। निधि मुस्कुराते हुए जब मिठाई लेने के लिए किचन में गई तो पीछे पीछे करण किचन में पहुंच गया और कहने लगा, तुम्हें हमारी पर्सनल बातें अपनी माँ और बहन को बताने की क्या जरूरत है? तब निधि ने उस दिन की बात याद दिलाते हुए कहा, ऐसे ही मैंने भी तुम्हें कहा था कि बेडरूम की बातें तुमने घर में सबको क्यों बताई। तब तो तुमने मुझे समझा दिया था कि यह लोग मेरे अपने हैं। तो क्या मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे अपने नहीं हैं? मैं भी उनसे कोई भी बात कर सकती हूँ क्या? वह लोग तुमसे ज्यादा मेरे अपने नहीं हैं? निधि ने जानबूझकर पति को सबक सिखाने के लिए यह बात अपनी माँ और बहन के सामने उठाई थी। अब तो करण अपनी ही बातों में उलझकर रह गया था। थोड़ी देर तक वह खामोशी से निधि को घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है। देखो, ऐसे हमारी पर्सनल बातें तुम अपनी माँ और बहन को बताती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मैं यह बात भी समझ गया हूँ कि इसी तरह मैं भी अपनी माँ और बहन को हमारे बेडरूम की पर्सनल बातें बताता हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा। तो आगे से मैं यह सब बातें किसी को नहीं बताऊंगा, और तुम भी वादा करो कि हमारी पर्सनल बातें बाहर नहीं आएंगी। निधि हौले से मुस्कुराई और कहने लगी, ठीक है, मुझे तो यह बात पहले से ही पता थी कि पति पत्नी की प्राइवेसी अलग होती है। उन दोनों के बीच की बातें सबको नहीं बताई जाती। लेकिन जब मैंने तुम्हारी इस आदत का विरोध किया तो तुम ही तो मुझे फैमिली का पाठ पढ़ाने लगे। इसलिए मेरे पास भी और कोई उपाय नहीं बचा था। आगे से मैं भी अपनी बातें किसी को नहीं बताऊंगी, और तुमसे भी यही उम्मीद करूंगी कि तुम भी हमारी पर्सनल बातें किसी को नहीं बताओगे। करण ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, आज मुझे समझ में आ गया है कि हमारी पर्सनल बातें अगर तुम किसी को कहती हो तो कितनी तकलीफ होती है। इसलिए आगे से मैं कसम खाता हूँ कि हमारे बेडरूम की बातें बाहर नहीं जाएंगी। निधि राहत की सांस लेते हुए धीरे से मुस्कुरा उठी
और फिर दोनों मिलकर फ्रिज में से मिठाई निकालने लगे। दोस्तों, निधि ने तो अपने पति को समझाने के लिए यह उपाय निकाला था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर वालों को बेडरूम की सारी बातें बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाइप बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।